हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसके पहले हमने 1 से 50 तक का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। आज इस वीडियो में 51 से क्वेश्चन हम हल कराएंगे और व्याख्या के साथ। अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बोलनी ऊन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? मेरिनो ऊन, पैसम ऊन, शहतूश ऊन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मेरिनो ऊन। इनकी व्याख्या देखते हैं। मेरिनो ऊन कहते हैं। बोलनी ऊन को किस नाम से जाना जाता है? तो बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन के नाम से जाना जाता है। मेरिनो ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मेरिनो ऊन क्या है, प्राकृतिक रेशा है या कि सेलुलोजिक रेशा है, तो इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक रेशा है, जिसे मेरिनो भेड़ द्वारा पूरे ऑस्ट्रेलिया में खेतों में साल भर उगाया जाता है। तो मेरिनो ऊन की खेती की जाती है। यह प्राकृतिक रेशा है और ये खेती कहाँ की जाती है? ऑस्ट्रेलिया में की जाती है और इसे साल भर लग जाता है उगाने में। आगे टॉपिक देखते हैं कि हर साल ये नई भेड़ें नई ऊन का उत्पादन करती हैं। हर साल नए नए भेड़ों से नए नए उत्पादन ऊन का होता है, जिससे ऊन पूरी तरह से नवीनीकरण या फाइबर बन जाती है। जब हर साल भेड़ों की नई नई ऊन या उनकी प्रजाति होती है उत्पादन, उससे जो ऊन होगा तो वो नवीनीकरण फाइबर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन, अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। तो कहा जाता है कि जैसे कि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक होता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति प्रदान होती है, जो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुकोषीय जीवों की हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विरोध करने की क्षमता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, ये बहुकोशिकीय जीवों की हानिकारक है। क्या है? बहुकोशिकीय जीवों से है। तो क्या होता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विरोध करने में क्या होती है? इसकी क्षमताएं प्रदान होती हैं। प्रतिरक्षा में विशिष्ट और गैर विशिष्ट दोनों घटक पाए जाते हैं। जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें विशिष्ट और गैर विशिष्ट दोनों घटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो बच्चों में सन्निकट और दूरस्थ विकास का क्रम है सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, सिर से और केंद्र से परिधि की ओर और छाती से पैर की ओर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, केंद्र से परिधि की ओर। इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र से परिधि की ओर बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोचक के विकास का क्या नाम है? तो रोचक के विषाणु का क्या नाम है? तो रोचक के विषाणु का नाम है, पहला है एंट अबीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तीसरा है सी है विब्रियो कोलरी और जो डी है साल्मोनेला टाइफी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका आंसर बी होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस चेचक के विषाणु का नाम है। चेचक के विषाणु का अगर पूछा जाए क्या नाम है तो वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं। एडवर्ड जेनर नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने एक ऐसे टीके का आविष्कार किया जो बच्चों को 6 माह की आयु से पूर्व लगा दी जाती है। इसमें यह बताया गया है कि 6 माह के पूर्व की आयु के बच्चों को एक ऐसा टीका लगा दिया जाता है जो चेचक के विषाणु नहीं प्रवेश करते हैं। तो वो वैज्ञानिक कौन है? तो एडवर्ड जेनर नामक एक चिकित्सा शास्त्री वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है, तो क्या है? जीन पियाजे हैं, सिगमंड फ्रायड है,
एरिक्सन है या पावलाव है? इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। इनके बारे में जान लेते हैं, जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जीन पियाजे क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने ही बाल विकास पर अपना शोध किया था, जो बालक के कामों को जाने जाते हैं। जैसे उनकी अवस्थाओं को इन्होंने ही 4 अवस्थाएं दिए हैं। संवेदी है, मूर्त है, और आपका फिर उसके बाद है, देखिए पहला है संवेदीगामक अवस्था है, दूसरा है मूर्त है, सक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है आपका औपचारिक है, नहीं पूर्व मूर्त है, और फिर चौथा है औपचारिक है। ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। बालक विकास में ये अवस्थाओं के बताए हैं। आगे चलते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ज्ञान मीमांसा संबंधी दृष्टिकोण एक साथ आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो जो जिन पियाजे हैं संज्ञानात्मक का विकास जब दिए हैं, तो ज्ञान मीमांसा संबंधी दृष्टिकोणों को आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। तो ज्ञान मीमांसा के संबंधी दृष्टिकोण से देखा जाता है तो आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी, जल द्वारा। हैजा जल द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग का कारण विब्रियो कॉलरा नामक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु का संप्राप्ति काल 2 से 5 दिन कुछ ही घंटे का होता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? भोजन और जल द्वारा, इन दोनों से फैलता है। जो जीवाणु है, जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कॉलरा नामक सूक्ष्म जीवाणु है। जो ये हैजा रोग होता है, मतलब जो हैजा रोग होता है, इस विषाणु का जो जीवाणु क्या नाम है? तो विब्रियो कॉलरा नामक एक सूक्ष्म जीवाणु है। इस जीवाणु का जो काल होता है, समय होता है 2 से 5 दिन और कुछ घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल, ए सही होगा। ज़्यादा शारीरिक कार्य करने से हमारे शरीर में जो थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकान आभास होने लगता है। तो अगर थकान शरीर में हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो हमें आराम कर लेना चाहिए। तो इसके हम डिटेल पढ़ते हैं व्याख्या। लैक्टिक अम्ल थकान की स्थिति में कोशिकाओं को एकत्रित हो जाता है, कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से मांसपेशियों की कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं में निर्मित होता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है, ये जो जमा होता है इसका मांसपेशियों में होता है और इस लाल रक्त कोशिकाओं में निर्मित हो जाता है। यह तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर शरीर ऊर्जा के लिए उपयोग करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। यह तब बनता है जैसे हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की स्तर कम हो और एनर्जेटिक शरीर ना हो और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है एनर्जी देने के लिए। तो उसके दौरान क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। इसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक व सामाजिककरण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान। बालक का सामाजिककरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान। तो हम चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सी है, सी का व्याख्या पढ़ते हैं। परिवार से बालक का सामाजिककरण प्रारंभ होता है। अगर पूछा जाए कि बच्चों का सामाजिककरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो परिवार से होता है। पहला प्राथमिकता कहाँ दी जाती है? तो परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक आगे देखते हैं। परिवार बालक के सामाजिककरण का प्रथम चरण माना जाता है। वह परिवार से ही सामाजिककरण का अर्थ सीखता है। असामाजिककरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति का जन्म होता है। वे एक सामाजिक वातावरण में प्रवेश करते हैं।
बालक अपने परिवार में तब तक सीखता है जब तक उसका सामाजिकरण का विकास होता है, और सामाजिकरण का है जो विकास है वो प्रथम चरण माना गया है। सामाजिकरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है। जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसका सामाजिकरण तभी से शुरू हो जाता है और उसके सामाजिक परिवेश में वातावरण में वह प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पहला है पौधों पर, दूसरा है मानव पर, तीसरा है भौतिक साधनों पर, और जो चौथा है आपका उपयुक्त सभी। इसका आंसर कौन सा होगा? ए, पौधों पर, प्लांट पर। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पे असर डालती है? तो हमारे पौधों पे डालती है। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड पौधों पर अधिक असर डालती हैं। क्यों डालती हैं? पौधे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं और वे इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण तंत्र को बाधित करके प्रकाश संश्लेषण को रोकती है। जब प्रकाश संश्लेषण को रोकती है तो इसकी वजह से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड पौधों पर अधिक असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, क्या है इसमें? इंटरेस्ट यानी अटेंशन है। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यानाविकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन, और संतुष्टि सर्टिफिकेशन। इसका आंसर क्या होगा? ध्यानाविकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्यानाविकर्षण का प्रसार शिक्षण का एक चरण है। प्रसार शिक्षण का एक चरण है तो कौन सा चरण है? ध्यानाविकर्षण। प्रसार शिक्षण के 6 चरण माने जाते हैं। ध्यान, व्याज, इच्छा, दोष सिद्धि, कार्यवाही, संतुष्टि। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 6। ध्यान, व्याज, इच्छा, दोष सिद्धि, कार्यवाही, संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहिस्ट्री का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर बी सही होगा, फर्नीचर को ढकने के लिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। फर्नीचर को ढकने के लिए अपोहिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो अपोहिस्ट्री का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्नीचर को ढकने के लिए। फर्नीचर, अपोहिस्ट्री, पैडिंग, रिफ्लेक्स, बद्धी और कपड़े या चमड़े के कवर के साथ फर्नीचर विशेष रूप से सीटें प्रदान करने का काम है। जैसे कि जो मेरा चेयर होता है ये फर्नीचर का बना होता है वो ठीक है। जैसे उस पर जो गद्दी नुमा बनाई जाती है तो जो गद्दी नुमा बनाए जो अपहोस्ट्री के कपड़े का ही बनाया जाता है उसका कवर। इसलिए अगर जाना जाता है तो अपहोस्ट्री को, तो फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है तो कैसा उद्देश्य? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य माना गया है। प्रसार शिक्षा इसीलिए चलाया जाता है कि दृष्टिकोणों में परिवर्तन आए, सभी के ज्ञान में परिवर्तन आए, कार्य दक्षता में परिवर्तन आए। इसी सबको ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं तो हार्मोन से क्या कहते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सोमास्टोस्टैटिन। इसका आंसर सी सही होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स होता है, जो हार्मोन है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये किससे प्राप्त होता है? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स है। आगे उसकी व्याख्या को देखते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन को पैनक्रोजाइमिन के रूप में भी जाना जाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन को पैनक्रोजाइमिन के रूप में भी जाना जाता है। यह हार्मोन्स पाचन में मदद करता है और भूख को कम करता है। यह जो हार्मोन्स है ये पाचन क्रिया में मदद करता है और भूख को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? अंत के साल में, साल के शुरुआत, साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, ए बी दोनों। इसका आंसर ए सही होगा, साल के अंत में।
व्याख्या देखते हैं। साल के अंत में संतुलन तालिका बनाई जाती है। और क्यों बनाई जाती है? बैलेंस शीट आमतौर पर एक लेखावधि के अंत में तैयार की जाती है, जैसे कि महीने के अंत में, तिमाही के अंत में, साल के अंत में। तो क्या होता है, बैलेंस शीट इसीलिए बनाई जाती है कि महीने के अंत में हम ये देखें कि क्या कैसे इसकी खर्चा है, क्या संतुलन है आय व्यय का। एक बैलेंस शीट एक समय में एक व्यवसाय के स्वास्थ्य का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। यह इस बात का सारांश है कि व्यवसाय के पास क्या है और क्या बकाया है। तो जो बैलेंस शीट होती है, इससे हम ये पता करते हैं अपने आय व्यय का ब्यौरा कि हमारे मतलब जो कितना कर्जदार है या तो ऋण कितना है, कितना चुकता हुआ है। तो ये क्या सब क्या होता है, बैलेंस शीट के अंतर्गत हम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं ऊतकों में प्रोटीन बॉडीज एकत्रित होती है, कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है कहाँ पे? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कोमा में, सीलियक रोग में। इसका आंसर ए सही होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। इसका व्याख्या देखते हैं। डायबिटीज और कोमा में रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटोन बॉडीज एकत्रित कहाँ होती हैं, डायबिटिक एवं कोमा में, रक्त एवं ऊतकों में, तो कीटोन बॉडी लीवर द्वारा निर्मित होती है। तो जो कीटोन बॉडी होती कहाँ से कहाँ निर्मित होती है? तो लीवर में। जब ग्लूकोज आसानी से उपलब्ध नहीं होता तो ऊर्जा स्रोत के रूप में, परिधि रूप में उपयोग किया जाता है। जब ग्लूकोज आसानी से जब उपलब्ध नहीं होता है तो क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत को परिधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो प्रारंभिक अवस्था है, विस्तार अवस्था है, संकुचित अवस्था है, सेवानिवृत्ति अवस्था है। इसका आंसर बी सही होगा, विस्तार की अवस्था। जो जीवन चक्र की विस्तार की अवस्था है, इसका जो समय होता है बहुत ज़्यादा लगता है। व्याख्या की ओर चलते हैं। जीवन चक्र की विस्तार अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो कहा गया है कि जो विस्तार की अवस्था होती है, इसमें साधनों की मांग बढ़ जाती है और खर्च बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जीवन चक्र को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से चरण हैं? प्रारंभिक अवस्था है और विस्तारित अवस्था है, अनुबंधित अवस्था है। तो विस्तारित अवस्था प्रारंभिक पारिवारिक चरण की तुलना में लंबी अवधि को कवर करता है और इसमें कई उपचरण शामिल होते हैं। विस्तारित अवस्था जो होती है चरण प्रारंभिक पारिवारिक चरण की तुलना में लंबी अवधि को कवर करता है। सही बात कहा गया है कि इसमें जो प्रारंभिक अवस्था से ज़्यादा जो कवर समय लगेगा वो विस्तारित अवस्था में लगता है। तो ये क्या करता है कि जो विस्तारित अवस्था होता है लंबी अवधि को कवर करता है। इसमें क्या होता है, कई उपचरण भी शामिल होते हैं। तो जो विस्तारित अवस्था होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शिक्षाएं बढ़ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा विस्तारित अवस्था होता है। जब तक छोटा बच्चा जब तक नौकरी करने ना लगे घर से बाहर होकर, तो क्या होता है, तब तक इनकी विस्तारित अवस्था हो जाती है। और मेरिट के बाद और नौकरी हो जाने के बाद तो फिर इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, संकुचित हो जाती है, जिसे कहते हैं अनुबंधित अवस्था। लास्ट का अनुबंधित अवस्था हो जाता है, जिसमें बस सिर्फ 2 लोग बचते हैं, माता पिता। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ तो किस सन में आरंभ किया गया था? तो 8 मई, 8 जून, 9 मई, 8 जून, 2 अक्टूबर, 15 जनवरी। इसका आंसर सी सही है, 2 अक्टूबर 1992 में। यहाँ पे 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952, 15 जनवरी 1960। तो सी आंसर सही है, 2 अक्टूबर 1952 में। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 2 अक्टूबर 1992 में स्वतंत्रता के बाद शुरू किया गया था। पहला प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। जो पहला ग्रामीण कार्यक्रम चला था वो ग्रामीण विकास योजना चला था। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण का पहला संगठित प्रयास है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कल्पना
जाति, धार्मिक और आर्थिक अंतरों को काटकर ग्रामीण समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए उपकरण के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? 16%, 14%, 15% और 17%। इसका आंसर ए सही होगा, 16%। तो व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% माना गया है, माना होता है, प्रतिशत होता है। ये प्रोटीन शरीर में एंजाइम उत्प्रेरक के प्रभाव में अमीनो एसिड के संघनन द्वारा कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड के पैटर्न या दिशा का उपयोग करके बनाए जाते हैं। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? 8 से 8 संबंधी, 7 संबंधी 4, 6 संबंधी, 5 संबंधी 5, 8 संबंधी 8 संबंधी 8, 5 संबंधी 6 संबंधी 6। इसका आंसर सी सही, 8 संबंधी 8 संबंधी 8। यह बताया गया है कि 8 घंटा कार्य करना चाहिए, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा मनोरंजन के बीच का अनुपात है 8 8 8 जो दर्शाया गया है। ये 8 घंटा आराम, 8 घंटा कार्य, 8 घंटा शयन, मनोरंजन, ये तीनों को बताया गया है। आगे टॉपिक चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। ये आयोग माना है चाय को। आंसर में आयोग ने चाय को माना है। चाय शुद्ध आहार तरल नहीं है। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो स्टिमुलेटर होते हैं, इसलिए यह शुद्ध तरल आहार नहीं है। शुद्ध तरल आहार में स्पष्ट तरल पदार्थ होते हैं जैसे पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूस, सब्जी का रस, दाल का पानी आदि। शुद्ध तरल आहार में स्पष्ट तरल पदार्थ होते हैं जैसे पानी, नींबू का पानी, फ्रूट जूस, सब्जी का रस, दाल आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। तो प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, सांस्कृतिक प्रदूषण है, भौतिक प्रदूषण है। इसका आंसर ए सही है, प्रदूषण, पॉपुलेशन। प्रदूषण पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। प्रदूषण पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है, जैसे कि पर्यावरण में धुआं, ध्वनि का अधिकता में मिलना प्रदूषण कहलाता है। हमारे पर्यावरण में जब ध्वनियाँ और धुएं या अधिक गंदगी पर्यावरण में प्रदूषित होती है तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अधिक मिलना ही प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जैसे धुआं, ध्वनि अधिक मिल जाए और गंदगियाँ हो जाए अधिक, तो ये क्या होता है? प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है या होता है? इसका आंसर होगा ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन की, सी वसा की, डी विटामिन की। इसका आंसर प्रोटीन की, बी आंसर सही होगा, प्रोटीन की। जैविक मूल्य का प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता को माप के लिए होता है। जो जैविक मूल्य होता है वो प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता को मापने के लिए की जाती है। जैविक मूल्य एक भोजन से अवशोषित प्रोटीन के अनुपात का एक उपाय है। जो जीव के शरीर में प्रोटीन शामिल हो जाता है, जीव के शरीर में जो प्रोटीन शामिल हो जाता है वह जैविक मूल्य एक भोजन को अवशोषित करती है, जिसके प्रोटीन के अनुपात में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMARNIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। तो 2020 RDA के अनुसार महिला और पुरुष का वजन क्या निश्चित हुआ है? तो पहला है 60 किलोग्राम पुरुष का और महिला का 50 किलोग्राम, और बी है 65 किलोग्राम पुरुष का, महिला का 55 किलोग्राम। सी है 49 किलोग्राम पुरुष का, 45 किलोग्राम महिला का, और डी है 62 किलोग्राम पुरुष का
और 52 किलोग्राम महिला का। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी, 65 किलो पुरुष का, 55 किलो महिला का। 65 किलो पुरुष एवं 55 केजी महिला का वजन ICMR NIN 2020 RDA के सारणी के अनुसार समान आधारित चयापचय पर निश्चित हुआ है। तो इस बार का जो RDA 2020 का निर्धारित RDA के अनुसार जो निर्धारित किया गया है, तो उसका जो पुरुष का वजन 65 है और स्त्री का वजन, महिला का वजन 55 केजी माना गया है। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। इनका पूरा नाम है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इससे क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन जो किसके अंतर्गत आता है? तो ICMR के अंतर्गत। अगर ICMR की स्थापना कब हुई है? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई है। NIN की स्थापना 1958 में हुई हैदराबाद में। NIN की NIN की स्थापना। NIN का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन क्या है? NIN की स्थापना 1958 में हुई है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण एक विधि है। कौन सी विधि? अव्यवहारिक शिक्षण है, बी है सामूहिक शिक्षण, सी है व्यवहारिक शिक्षण, डी है जन शिक्षण। इसका आंसर होगा ए, अव्यवहारिक शिक्षण। तो इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक शिक्षण विधि है। प्रसार शिक्षण में व्यवहारिक शिक्षण विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रसार शिक्षण व्यवहारिक शिक्षण की विधि द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्थायी दांत होते हैं तो कहाँ? मोलर टीथ में, कैनाइन में, केंद्रीय केंद्रक में या सेंट्रल इंसाइजर में, अग्रचर्वणक प्रीमोलर टीथ में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा, केंद्रीय केंद्रक, सेंट्रल इंसाइजर। तो व्याख्या देखते हैं। प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृदंक होते हैं। कृदंक 8 होते हैं, जिन्हें छेदक या काटने वाले दांत भी कहा जाता है। दांतों की संख्या मुख्य रूप से अगर देखी जाती तो 32 होती है। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। छेदक या कृदंक 8 होते हैं, भेदक या रत्नक 4 होते हैं, अग्रचर्वणक 8 होते हैं, चर्वणक 12 होते हैं। ये क्या है? दांतों के प्रकार जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें इस चारों के नाम से जाना जाता है। हमारे जो दांत होते हैं इस 4 प्रकार के होते हैं। छेदक और कृदंक 8, भेदक और रत्नक 4, अग्रचर्वणक क्या है? 8 है, चर्वणक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। तो सहसावस्था, नियोनेट अवस्था, पार्ट्यूनेट अवस्था, प्रसव काल। इसका आंसर होगा सी, पार्ट्यूनेट अवस्था। पार्ट्यूनेट अवस्था किसे कहा जाता है? जब जन्म के से 30 मिनट तक की अवस्था होती है। बच्चे अगर जन्म लेते हैं, जन्म के बाद जब 30 मिनट की जो अब समय होता है, जो अवस्थाएं होती हैं, वो पार्ट्यूनेट अवस्था कहलाती हैं। यह अवस्था तब शुरू होती है जब भ्रूण का शरीर माँ के शरीर से निकलता है और जब तक कि बच्चा गर्भनाल को काट कर बांध नहीं दिया जाता है, और तब तक शिशु परजीवी बना रहता है और प्रसव के बाद वातावरण माँ के शरीर से बाहर के वातावरण में कोई समायोजन नहीं करता है। तो क्या होता है? तब तक पार्ट्यूनेट की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किसने प्रतिपादित किया है? एडम्स स्मिथ ने, डॉक्टर एंजेल ने, एम मार्शल ने, ग्रास कैंडिल ने। इसका आंसर बी सही है, डॉक्टर एंजेल ने। डॉक्टर एंजेल द्वारा बजट के लिए उपभोग का नियम प्रतिपादित किया गया है। परिवार के बजट ने के अपने अध्ययन के माध्यम से उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को एंजेल ने उपभोग के नियम के रूप में जाना जाता है।
जब पारिवारिक बजट बनता है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो एंजेल ने उपभोग के नियम बनाए हैं, तो उन्हीं के अनुरूप इस सिद्धांतों को देखा जाता है, परिवार के बजट का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने 3 प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कि आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। अगर कहा जाता है कि जब काम के दौरान जब हम आय अधिक अर्जन करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो खर्च होता है भोजन पे अनुपात घटता है। और व्यक्तिगत व्यय सांस्कृतिक आवश्यकताओं, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय अनुपात आय बढ़ने पर बढ़ता है। आय जब बढ़ता है तो कहाँ कहाँ पे खर्च बढ़ जाती, मनोरंजन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आदि पर हमारा क्या होता है, व्यय अनुपात। व्यय की अपेक्षा आय बढ़ने का अपेक्षा क्या होता है, व्यय के अनुपात की अपेक्षा क्या होता है, आय बढ़ने पर बढ़ता है। जब आय बढ़ता है तभी व्यय का अनुपात बढ़ता है। आश्रय, वस्त्र, प्रकाश, अवस्था और ईंधन पर खर्च किया गया अनुपात व्यवहारिक रूप में अपरिवर्तित रहता है, चाहे आय कुछ भी हो। आश्रय होता है और वस्त्र और जो प्रकाश की व्यवस्थाएं होती हैं और ईंधन पर किए गए खर्च का अनुपात, इससे कोई भी आय व्यय पे खर्च देखा नहीं जाता है, जैसे कि आपके आय बढ़ने पर इस पे कोई खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं, तो हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड गांवों में नियुक्त किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को जन तक पहुंचाने के लिए हेल्थ गाइड को नियुक्त किए जाते हैं। एस्बेस्टॉस क्या है, प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा, मानवकृत रेशा। इसका आंसर क्या होगा, एस्बेस्टॉस प्राकृतिक खनिज रेशा है। यह खदानों से प्राप्त की जाती है। एस्बेस्टॉस ये खनिज रेशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बी है लौह एवं कैल्शियम, लौह तत्व, कैल्शियम। इसका आंसर बी सही होगा, लौह तत्व एवं कैल्शियम। यह क्या करता है, राजमा में क्या उपस्थित होता है, ऑक्जेलेट एवं फाइटेट। इसके आंसर को देखते हैं। लौह तत्व एवं कैल्शियम राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चाय, बीन्स, नट्स, बीट्स में ऑक्जेलेट कैल्शियम में बढ़ जा सकते हैं और इसे अवशोषित होने से रोक सकते हैं। साबुत अनाज, बीज, फलियां, कुछ नट्स में फाइटेट आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को चैनल पसंद आया हो या तो क्वेश्चन या टॉपिक पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।